नमस्कार साथियों, मायो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं और उस यूनिट का नाम है मनोविज्ञान। हमारी 4th यूनिट है जो 20 नंबर की है। उसमें अपन आज मनोविज्ञान के अंदर एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। फिर वृद्धि और विकास में डिफरेंट क्या है वो जानेंगे। फिर अपन जानेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत या नियम जानेंगे। फिर अपन समझेंगे कि वृद्धि और विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहता है, वंशानुक्रम का रहता है या वातावरण का रहता है। तो करें टॉपिक शुरू। आज हमारी है यूनिट 4th है। तो यूनिट 4th हमारी मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान है ना। मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान वाली यूनिट है। यूनिट है, ये यूनिट हमारे 20 नंबर की है। 20 नंबर की यूनिट है, यानी इसमें से अगर अपन 20 नंबर मान के चलते हैं तो इसमें से 10 एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और आज का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ कैसी है आपकी, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। सरकार के जो काम होते हैं ना वो डेवलपमेंट में आते हैं। सरकारी काम तो डेवलपमेंट में और प्राइवेट काम ग्रोथ में आते हैं। समझेंगे, आज समझाऊंगी मैं आपको। तो ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। वृद्धि और विकास क्या है, इनका अर्थ जानेंगे, इनके बीच में अंतर जानेंगे, इनके सिद्धांत जानेंगे और सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है हमारे ऊपर। वृद्धि और विकास किसके ऊपर, मानव के ऊपर। मानव, और मानव से हम क्या बनते हैं, खिलाड़ी। और खिलाड़ी क्या खेलता है, खेल। तो चाहे मानव बोलो चाहे खिलाड़ी बोलो, उसके ऊपर वृद्धि और विकास कहां तक प्रभावित होते हैं उस सब के बारे में आज आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएंगे। करें शुरू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो ये देखो, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्यक्ति का जन्म होता है तो यह भी सत्य है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका फिर किसी न किसी रूप में वापस जन्म होगा। जन्म मरण एक रीत है जो चली आ रही है। जन्म हुआ, बच्चे हुए, बाल्य हुए, उत्तर बाल्यावस्था हुई, किशोरा हुई, प्रौढ़ावस्था हुई, युवावस्था हुई, प्रौढ़ावस्था हुई, वृद्धावस्था। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता है। बिल्कुल होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता है। विकास जीवन भर चलता रहता है। ये देखो, शिशु, ये शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरा, युवा, युवा गई, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। यह जीवन की आखिरी स्टेज है। ये आखिरी स्टेज है जीवन की, और ये प्रारंभिक स्टेज है। चाहे पेड़ पौधे ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, चाहे जानवर ले लो, इस धरती पर जिस जिसने जन्म लिया है, जिस जिसका वृद्धि और विकास हुआ, उसका मरण तय है। एक पौधा बीज डालने के बाद जमीन से छोटे से कोमल की तरफ पौधा उगता है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक विशाल वृक्ष में बन जाता है। और देखते ही देखते वो पेड़ सूखकर गिरकर खत्म हो जाता है। एक मनुष्य जन्म लेता है, पूर्ण अवस्था से उसके डेवलपमेंट विकास शुरू होने लग जाता है। व्यक्ति मां के पेट से ही जन्म लेता है, पूर्ण अवस्था से शुरू हो जाती है उसकी अवस्था। पूर्ण अवस्था से शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और आखिर में के आदमी खत्म।
यही है वृद्धि और विकास। जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो चलने वाली प्रक्रिया है उसे ही वृद्धि व विकास कहते हैं। जीवनम लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रियाओं को वृद्धि और विकास कहते हैं। ये देख लो, एक छोटा सा गुड़िया थी, देखते ही देखते एक समय गुजरता और वापस किस अवस्था में आ गई? वृद्धावस्था में आ गई। इधर देखो, छोटा सा शिशु देखते वृद्धावस्था में आ गया। यही हमारे वृद्धि और विकास है। चले अब समझाती हूँ मैं आपको। वृद्धि किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे ग्रोथ बोलते हैं। वृद्धि को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। चाहे इसे वृद्धि बोलो, चाहे इसे आप ग्रोथ बोलो, चाहे इसे आप अभिवृद्धि बोलो, एक ही बात है। अंग्रेजी में बोलो तो ग्रोथ। देखो, एक मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चीजें निकलता है, बच्चा निकलता। एक मुर्गी अंडा दिया, अंडे से चीजू निकला यानी बच्चा निकला, और बच्चा निकल के फिर बड़ा होकर वापिस किस में कन्वर्ट हो गया? मुर्गी में कन्वर्ट हो गया। इसने अंडा दिया, अंडे से चीजा बना, चीजा से वापिस मुर्गी बन गई। यही बच्चा जन्म लिया, शिशु आया, ऐसे बढ़ते ये उसका विकास हो गया, वृद्धि हो गई ना उसकी। यानी कहने का मतलब ग्रोथ। बच्चा बड़ा हुआ, जिसको अपन देख सकते हैं वही वृद्धि है, ग्रोथ है। ये देखो, अंडा दिया, अंडे से चीजू निकला, चीजू से फिर मुर्गी बनी, मुर्गी का बच्चा बना, फिर मुर्गी बन गई। तो ये क्या हो गई? वृद्धि। और ये क्या हो गई? वृद्धि। और वृद्धि माने ग्रोथ। समझो किताबी भाषा में, शरीर व शारीरिक अंगों के भार और आकार, शारीरिक अंगों के भार और आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर व शरीर के अंगों में की लंबाई बढ़ना और भार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? तो वृद्धि कहलाती है। ये हमारा शरीर है, ये हमारे अंग है, तो शरीर में अंगों का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे शरीर में अंगों की वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारा भार भी बढ़ता जाएगा। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा, अंगों में भार व आकार में लंबाई और वजन में होने वाली बढ़ोतरी को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक विकास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिर्फ हमारा एक शारीरिक विकास है। शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन ही ग्रोथ कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर हमारे जो अंगुलियां, हाथ, पैर, सिर, कान, नाक, बाल जो भी है, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, वही वृद्धि है, वही ग्रोथ है। केवल शारीरिक विकास ही ग्रोथ कहलाता है। वृद्धि यानी ग्रोथ को मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, जिससे गिना जा सकता है, जिससे तोला जा सकता है, उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। गिन सकते हैं यानी संख्यात्मक, मात्रात्मक, जिसे गिना जा सके, जिसे वजन किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। समझना इस बात को। वृद्धि के अंतर्गत, वृद्धि यानी ग्रोथ के अंदर होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। मापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है, यानी वजन को तोलना, मापा जा सकता है, इसलिए वृद्धि मापनीय होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मापनीय होती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रोसेस है। वृद्धि एक निश्चित समय चलती है। आपकी लंबाई बढ़ रही, किशोरावस्था तक आपकी लंबाई बढ़ती है, फिर थोड़ा सा और बढ़ती है युवा अवस्था तक, उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो यानी कहने का मतलब एक निश्चित अवस्था में जिसे देखा जा सकता है, सिंपल समझो, देखा जा सकता है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हम उसे देख सकते हैं। जिसका वजन माप सकते हैं, हाइट वेट माप सकते हैं, वजन, लंबाई, जिसका वजन माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है, उसे ही हम वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। सिंपल से समझे, शरीर और शरीर के अंगों के आकार व भार में होने वाले परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमारे शारीरिक विकास है, यानी वृद्धि हमारे शारीरिक अंगों की वजह से होती है, यानी शारीरिक अंगों में ही क्या होती है? ग्रोथ होती है। वृद्धि मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है, यानी वृद्धि को हम मापा जा सकता है, जिसलिए वृद्धि मापनीय होती है। वृद्धि को गिना जा सकता है, जैसे अंगुलियां है,
हमारी हाइट है, हमारा वजन है, मापा तोला जा सकता है, इसलिए इसे मात्रात्मक और संख्यात्मक कहते हैं। वृद्धि जो हमें दिखाई देती है, वृद्धि जो हमारे शारीरिक अंगों में होती है, उसे हम वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। और समझाते ही देखो, शरीर का बड़ा होना या भारी होना ही वृद्धि कहलाता। कौन कहता है? सोरेनसन। ये देखो, पहले हाइट ये थी और अब हाइट क्या हो गई? ये हो गई। इसका मतलब ये हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। देखा जा सकता है हमारे शरीर के अंगों में जो वृद्धि हो रही है, आप उसे देख सकते हो। आपका वजन आजकल का 10 दिन बाद कितना है, आप उसे तोल सकते हो। आपकी हाइट कितनी बड़ी है, उसे आप माप सकते हो। तो जिसे देख रहे हैं वही हमारी वृद्धि है, वही हमारी ग्रोथ है। ठीक है, वृद्धि से तात्पर्य देखो, इजी लैंग्वेज में और समझाती हूँ। शरीर, आकार और माप में पाए जाने वाली, हमारा शरीर, हमारा आकार और माप में पाए जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक का शारीरिक लंबाई और चौड़ाई और भार में वृद्धि होना। शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होना ही क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। किसने कहा? मुंड्रो ने कहा। कुल मिलाकर बाह्य परिवर्तन जो मापने योग्य हो, उसे ही हम अभिवृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। बाह्य परिवर्तन यानी शरीर व शरीर के अंगों में परिवर्तन, बिल्कुल मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, इसलिए यह मापनी होती है, दिखाई देती है। वृद्धि हमें क्या होती है? दिखाई देती है। अंगों में, शरीर व अंगों में परिवर्तन को देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? बाह्य परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन को हम नहीं देख सकते, लेकिन बाह्य परिवर्तन को हम देख सकते हैं। इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया ना? वृद्धि का मतलब, वृद्धि यानी ग्रोथ, जो हमारे शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, जिसे मापा भी जा सकता है, वजन भी किया जा सकता है, इसलिए इसे मापनीय या संख्यात्मक भी कहते हैं। और यह हमें दिखाई देती है, इसलिए इसे बाह्य परिवर्तन भी कहते हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को हम देख सकते हैं, इसलिए दिखाई भी देती है। क्लियर? अब चलते हैं इसी के अपोजिट, विकास। वृद्धि का मतलब समझ में आ गया। अब विकास, विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। विकास जीवन भर पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलेगी, लेकिन विकास आपके पूरे जीवन चलेगा। ठीक है, विकास को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेवलपमेंट। अब समझो, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, एक उलझी हुई प्रोसेस है। विकास को ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। विकास को अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए विकास को गुणात्मक कहा जाता है। प्रक्रिया या अवधि है जो जन्म से लेकर, जन्म अवस्था मतलब पूर्णावस्था, जब हम मां के पेट में होते हैं, पूर्णावस्था से आरंभ होकर मृत्यु तक जारी रहती है। यानी विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। जैसे ही हमारे मां के पेट में हमारा भ्रूण का विकास होता है, वहां से लगाकर मृत्यु तक चलने वाली जो प्रोसेस है, उसे हम विकास कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। विकास का शारीरिक पक्ष, बिल्कुल विकास वृद्धि के साथ, विकास जो होगा वृद्धि विकास के साथ है। अगर वृद्धि होगी तो ही विकास डेवलपमेंट होगा। विकास वृद्धि के साथ नहीं है, विकास वृद्धि के साथ नहीं है, वृद्धि विकास के साथ है। जैसे जैसे वृद्धि होगी, हमारी लंबाई बढ़ेगी, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वजन बढ़ेगा, तो हमारे शरीर के अंग बढ़ेंगे, हार्मोन्स होगा, हार्मोन्स में चेंज होंगे, व्यक्ति के व्यवहार में चेंज होगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, मतलब उसका जो पक्ष बढ़ता जाएगा। वृद्धि का मतलब ऐसे दिखाई दे रही है, विकास ऐसे आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? वृद्धि जो बढ़ रही है, 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 एक निश्चित समय तक आके रुक गई। लेकिन विकास फैल रहा है, विकास चल रहा है, विकास रुक नहीं रहा। इसीलिए वृद्धि तो क्या है? एक प्राइवेट संस्था है, और विकास क्या है? गवर्नमेंट संस्था है।
गवर्नमेंट विकास करती है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं वृद्धि करती है, तुरंत उसका प्रभाव दिखाई दे देता है। क्लियर बात है? विकास शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक और नैतिक पक्षों पर से संबंधित होता है। मतलब इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। मानसिक विकास होगा, मेंटल एबिलिटी होगी, सोच समझने की शक्ति आएगी, 2 2 दूनी 4, 2 और 2 22 भी होते हैं। विकास होगा, समाज में उठेगा बैठेगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास, इमोशन बनेंगे उसके, सृजनात्मक, कोई ना कोई दिमाग में क्रिएटिविटी बनेगी, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट होगी, कोई अच्छा इतिहासकार बनेगा तो कोई अच्छा संगीत बनेगा, कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा। नैतिक पक्ष, उसके व्यवहार में नैतिक पक्ष भी आते जाएंगे। कुल मिला के शरीर के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी हो रही, वो क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। विकास में वृद्धि शामिल है, इस बात को नोट करना। विकास में वृद्धि शामिल है, इसीलिए मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मैंने कहा ना, वृद्धि विकास के साथ है। अगर वृद्धि होगी तो ही विकास का काम होगा। तो विकास में वृद्धि शामिल है, विकास के अंदर ही वृद्धि शामिल है, क्योंकि वृद्धि विकास के साथ है, इसीलिए ये मात्रात्मक और गुणात्मक है। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। मैंने कहा ना, वृद्धि को हम देख सकते हैं, उसको हमारे सामने दिखाई दे रही, अंगों में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन आप देख रहे हो, लेकिन विकास को आप देख नहीं सकते हो। विकास को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस के माध्यम से पता लगा सकते हो। व्यक्ति का दिमाग कितना विकास है, आप उसे कोई सवाल दोगे या उसका एग्जाम लोगे तो उसका मेंटल कितना विकास हुआ उसके बारे में पता लगाओगे, यानी अनुभव द्वारा ही आप पता लगा सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या वो भी समझेंगे अपन। अब आता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वृद्धि तो एक निश्चित समय तक रुक जाती है, लेकिन विकास तो जीवन पर्यंत चलता है ना। तो विकास में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे जीन, डीएनए का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, बुद्धि माता पिता की बुद्धि की संतान होगी, और कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे माता पिता, जैसे हमारे पूर्वज होंगे, वैसे उसकी संतान होगी। माता पिता की हाइट और पर्सनालिटी अच्छी है तो उसकी संतान की हाइट और पर्सनालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। यानी वंश के अनुसार, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? वंश के अनुसार, वंश के अनुसार हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास होगा। विकास इन दोनों की गुणा है, विकास यानी डेवलपमेंट। और तीसरा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, वुडवर्थ ने कहा ना, मुझे आप 2 संतान दे दो कोई से भी, एक और एक में बहुत डिफरेंट कर देंगे। जैसा वातावरण होगा वैसे अकॉर्डिंग व्यक्ति ढल जाएगा। ठंडा वातावरण आते हैं आप सर्दी के कपड़े पहनने लग जाते हो, गर्मी का वातावरण आते हैं आप एसी चालू कर देते हो। यानी व्यक्ति के विकास में जहां वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है, वहां कहीं ना कहीं वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति चुस्त पुस्त होते हैं, मेहनती होते हैं, किसके बजाय? गर्म देशों के, क्योंकि गर्म देशों में व्यक्ति आलसी होते हैं। तो व्यक्ति के वंशानुक्रम के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट यानी वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो विकास के अंदर वंशानुक्रम, वातावरण का यह क्या है? विकास है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, वातावरण, और दोनों को मिलाकर क्या बन रही है? डेवलपमेंट यानी विकास हो रहा है। आपका विकास के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का। स्किनर महोदय क्या कहता है? विकास एक कृत्रिम और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि बहुत फास्ट चलती है। मैंने कहा था ना, एक प्राइवेट संस्था, एक गवर्नमेंट संस्था। प्राइवेट संस्था बहुत फास्ट चलती है और गवर्नमेंट संस्था बहुत धीरे चलती है। तो विकास यानी गवर्नमेंट संस्था तो कृत्रिम और मंद गति से चलने वाली क्रिया है। सरकार काम तो करवाती है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्राइवेट संस्था काम तो करवाती है लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर बताती है। भले कम काम कराएगी प्राइवेट संस्था काम कम करवाएगी लेकिन उसको हाईलाइट बहुत ज्यादा कर देगी, क्योंकि उसका काम फास्ट है और गवर्नमेंट का काम स्लो है। हर लोग क्या कहते हैं, ये तो केवल मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। संस्था है भी प्राइवेट संस्था और गवर्नमेंट संस्था। प्राणी में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। प्राणी में कौन से परिवर्तन हो रहे? गुणात्मक। देखो, वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास। क्लियर? तो प्राणी में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं।
तो यहां समझ में आया आपको विकास और वृद्धि के अंदर डिफरेंट। विकास में परिवर्तन आप कैसे महसूस कर सकते हो कि व्यक्ति का विकास में भी सहायक होता है। मैंने आपको कहा था ना, वृद्धि चल रही है एक निश्चित समय तक, लेकिन वृद्धि आगे जाके किसमें सम्मिलित हो जाती है? विकास में। विकास में सम्मिलित हो जाती है एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक। उसके बाद किस में आ जाएगी? विकास के अंदर आ जाएगी। और विकास क्या है? विकास तो जन्म लिया वहां से शुरू और मृत्यु तक आपके साथ चलता रहेगा। यानी विकास में क्या क्या परिवर्तन देख सकते हैं? आकार में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई भार में परिवर्तन, क्योंकि वृद्धि किस में आ गई? विकास में आ गई। मानसिक परिवर्तन, चिंता, चिंतन, सोच, विचार, बुद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति का वृद्धि होगी उसके बाद उसमें विकास भी होता जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, ए फॉर एप्पल सिखाते हो, बी फॉर बॉय सिखाते हो, लेकिन यही बच्चा अगर कॉलेज में जाता है तो ए फॉर एप्पल थोड़ी सीखेगा, वो सीधा रीडिंग करना सीखेगा, इंग्लिश में बोलना सीखेगा, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेगा। यानी जैसे जैसे उसकी वृद्धि हुई वैसे वैसे उसका क्या हो गया? विकास हो गया। अनुपात में परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई आदि सभी में परिवर्तन होना तभी विकास कहलाता है। मतलब कहने का मतलब शारीरिक होगा तो वृद्धि होगी, लेकिन शारीरिक के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होगा, वही क्या कहलाएगा? अपना विकास कहलाएगा। एक बात याद रखना कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन कुछ समय बाद वृद्धि किस में आके सम्मिलित हो जाती है? विकास में आके सम्मिलित हो जाती है। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लगाकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। और क्या हो रहा है विकास में? कैसे पता कर सकते हो कि व्यक्ति का विकास हो गया? आकार में परिवर्तन हो गया। पुराने चिन्हों का लुप्त होना। दूध के दांत, 20 दांत होते हैं दूध के दांत। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके नए दांत आते हैं, उनको अपन मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। लेकिन बच्चा 7-8 साल का होने के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा? उसमें डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा ना उसमें। आवाज का लुप्त होना। छोटा बच्चा था तब आवाज कैसी थी? छोटी सी आवाज थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आवाज में डिफरेंट आता है। शिशु अवस्था में लड़की और लड़के की आवाज में आप डिफरेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन बाल्य अवस्था में या किशोर अवस्था में लड़के और लड़की की आवाज में आप डिफरेंट, आवाज के अंदर डिफरेंटपन लगेगा आपको, या आवाज में आप पहचान कर सकते हो। लड़की की आवाज पतली सुरीली होती है, लड़के की आवाज भारी व मोटी होती है। तो आवाज में परिवर्तन। कच्चे दांत, कच्चे बाल का लुप्त होना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद बाल देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके बाल हार्ड होते जाते, कड़क होने जाते हैं, और कुछ समय बाद तो ब्लैक बाल भी क्या हो जाते हैं? व्हाइट हो जाते हैं। और व्हाइट बाल होते पता चल जाता ना कि जिंदगी का अनुभव आ गया है। वो कहते हैं ना कितनी बार अपन बैठे रहते तो कि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, यानी हमने दुनिया का अनुभव लिया है। तो सफेद बाल होने का मतलब उसका विकास हो गया है। तो बिल्कुल पुराने चिन्ह लुप्त हो रहे हैं। कच्चे दांत, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है? स्थायी दांत। कच्चे दांत कितने होते हैं? 20 टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत 12 + 20 कितने दांत आ जाते हैं? 32 दांत। आवाज क्या होती है? छोटे थे तब आवाज क्या होती थी? सॉफ्ट आवाज होती थी, मतलब अच्छी आवाज लगती थी। बड़े होने के बाद महिला यानी गर्ल्स और बॉयज में आवाज में परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। नए चिन्हों का उदय। अगर पुराने चिन्ह लुप्त हो रहे हैं तो उसकी जगह कौन से नए चिन्ह आ रहे हैं? यानी स्थायी दांतों का आना। स्थायी दांत कितने हो गए? 32। दाढ़ी मूछ के बाल आना, बिल्कुल बड़ा बच्चा जवान हो गया है, बच्चों किशोर अवस्था में आ गए तो दाढ़ी मूछ के बाल आने लग गए, डिफरेंट आने लग गए। पुरुष की आवाज भोरी व मोटी होती है, यानी कर्कश, भारी व मोटी आवाज होती है। महिला की वही आवाज क्या होती है? मधुर, सुरीली। पुरुष तो बोलेगा ए कहां जा रहा है, इधर आ। महिला बोलेगी कहां जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या? आवाज में परिवर्तन। जैसे जैसे वृद्धि हुई 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 बड़ा हुआ, फिर विकास आया, तो विकास में क्या हो रहा है? उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो उनमें परिवर्तन आ रहा है। और जब परिवर्तन आ रहा है तो हमें महसूस हो रहा है कि ये महिला की आवाज है, ये पुरुष की आवाज है। दाढ़ी मूछ का आना मतलब पुरुष के आना, यानी उसके हार्मोन्स में क्या होने लग जाता? परिवर्तन। हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण
होने के कारण उसके व्यवहार, शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होना क्या है, स्वाभाविक है। आई बात समझ में? अब मैं आपको डिफरेंट करवाती हूँ, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास कहते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है। वृद्धि एक बाह्य परिवर्तन है। वृद्धि को देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, और देखने से कौन सा परिवर्तन हो गया, बाह्य परिवर्तन। बल्कि विकास क्या है, एक आंतरिक परिवर्तन है। ये विकास है, ये वृद्धि है। ये बाह्य परिवर्तन है तो ये आंतरिक परिवर्तन है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित आयु या निश्चित समय, किशोरावस्था की अवस्था तक या युवा अवस्था तक चलती है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, वही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। वृद्धि शारीरिक होती है, यानी शरीर के अंगों से संबंधित, शरीर प्लस शरीर के क्या गए, अंग, अंग से संबंधित है। वही विकास क्या है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है। कहा ना वृद्धि आगे जाके विकास में सम्मिलित हो जाती है, वो यही है। वृद्धि एक निश्चित क्रम में चलती है। ये बड़ा हो गया और ये बूढ़ा हो गया और ये वृद्धावस्था हो गया। छोटे से लगाकर बड़ा 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 हुआ आगे जाते जाते वृद्धावस्था तक चला जाता है, यानी एक निश्चित क्रम में चलती है। विकास का कोई क्रम नहीं होता है, कभी ज्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका कोई क्रम का निश्चित नहीं है। वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मापनीय। मापनीय बोलते हैं और क्या बोलते हैं, संख्यात्मक, मात्रात्मक। विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस होता है, व्यवहार के आधार पर अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस के आधार पर। वृद्धि हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये शिशु है, ये बालक है, ये युवा है, ये किशोर है, ये किशोरी है, ये बूढ़ा आदमी है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, बस 10 दिन बाद खत्म होने वाला है, दिखाई दे रहा है। लेकिन विकास हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। विकास तो सिर्फ अनुभव और एक्सपीरियंस और उसके काम की वजह से पहचाना जाता है। वृद्धि संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है, बल्कि विकास क्या व्यापक है, संकुचित है और साधारण है। विकास व्यापक है और जटिल है। क्या है, जटिल है। वृद्धि मात्रात्मक और संख्यात्मक है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। विकास गुणात्मक है, क्योंकि वृद्धि होगी तो ही क्या होगा, विकास होगा। और वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो क्या आ गया, ये गुणात्मक होती है। ये डिफरेंट है वृद्धि और विकास में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर ये समझ में आ गया तो आप परीक्षा में सवाल को अच्छे से हल कर दोगे। दिमाग में एक चीज बिठा लो, वृद्धि दिखाई देती है, विकास दिखाई नहीं देता। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, आगे जाके विकास में सम्मिलित हो जाती है। विकास कभी तेज होता है तो कभी स्लो होता है, लेकिन वृद्धि एक ही क्रम में बढ़ती रहती है। वृद्धि बढ़ रही है, विकास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। विकास को अनुभव द्वारा पता लगाया जा सकता है, वृद्धि को दिखाया जा सकता है। देख सकते हैं, देखिए बच्चा इतना बड़ा हो गया, इसका शरीर ऐसा है, इसका वजन इतना है, इसकी हाइट ऐसी है। तो क्लियर हुआ ना स्पष्ट, वृद्धि और विकास में। चलो अब आपको मैं बताती हूं वृद्धि और विकास को सिद्धांत, या इसी को नियम भी बोलते हैं, निरंतर का नियम या निरंतर का सिद्धांत। वृद्धि और विकास निरंतर रूप से चलते रहते हैं। देखो, हालांकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद विकास में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन विकास के साथ तो चल रही है ना, तो एक निरंतर रूप से चलती रहती है। परिवर्तन हर समय चलता रहता है, यानी निरंतर कंटिन्यूटी बनी रहती है। परिवर्तन एक का एक नहीं होता, अचानक परिवर्तन नहीं होता।
धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और धीरे धीरे का मतलब, धीरे धीरे का मतलब निरंतर, स्लो गति से। विकास की गति कभी धीमी तो कभी तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है, किंतु निरंतर चलती रहती है। कहने का मतलब कंटिन्यूटी होती रहती है, कभी स्लो कभी फास्ट। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है पर विकास के साथ हो जाती है, और धीरे 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 उसका विकास होता रहता है, कभी फास्ट कभी स्लो। तो निरंतर का सिद्धांत या निरंतर का नियम। व्यक्तित्व का नियम, बिल्कुल सही कह रहा। दो व्यक्ति एक से नहीं होते, दोनों में डिफरेंट है। किसी की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है तो किसी की हाइट कम बढ़ती है। लड़की लड़के की बजाय मैच्योर जल्दी हो जाती है, लड़का लेट होता है। तो दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। तो व्यक्तिगतता का भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। सभी व्यक्तियों के विकास में मिलता है, सभी व्यक्तियों के विकास में अंतर मिलता है। कैसे देखो, दो व्यक्ति हैं जैसे राम और श्याम। राम की पर्सनैलिटी कुश्ती जैसी है, ठीक है, लेकिन श्याम की पर्सनैलिटी एथलेटिक्स जैसी है, पतला लंबा लॉन्ग रनिंग जैसी है। ये कुश्ती वाला ताकत वाला है। दोनों व्यक्ति है, दोनों में परिवर्तन आया, शारीरिक परिवर्तन भी आया शारीरिक परिवर्तन, वजन में भी परिवर्तन आया। यानी कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के में वृद्धि विकास तो होती रहती है, वृद्धि विकास मिलती है उसमें, लेकिन किसी में स्लो चलती है, किसी में फास्ट चलती है। समान प्रतिमानों का सिद्धांत, मानव की वृद्धि के प्रतिमान में बराबर होंगे। मानव, ये मानव है, मानव के मानव होता है और पशु के पशु होता है। मानव की वृद्धि के प्रतिमान के बराबर ही होता है। यानी जैसा मानव होगा वैसी ही उसकी क्या होगी, संतान। मानव के मानव पैदा होगा और पशु के पशु पैदा होगा। जैसे जानवर के जानवर पैदा होगा, पक्षी के पक्षी पैदा होंगे, मानव के मानव पैदा होंगे। मानव का प्रतिमान, जैसे एक पुरुष की हाइट वगैरह शरीर बनता है वैसे ही उसकी संतान बनेगी। तो समान प्रतिमानों का सिद्धांत, यानी जो जैसा है वैसे ही उसकी औलाद, वैसे ही उसकी संतान होगी। कहने का मतलब मानव के मानव, जानवर के जानवर, कुत्ते के कुत्ता, गाय के बछड़ा, भैंस के बछड़ी। मतलब गाय, कहने का मतलब भैंस के भैंस होगी, गाय के गाय होगी, मानव के मानव होगा, तोता के तोता होगा, चिड़िया के चिड़िया होगी। यानी समान प्रतिमानों का सिद्धांत लागू होता है। क्लियर? वृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होते हैं। वृद्धि और विकास व्यक्ति के यानी प्राणी के प्रतिमान के। जैसे हाथी बहुत बड़ा है तो क्या मानव भी इतना बड़ा होगा क्या? नहीं। हाथी का बच्चा अगर होगा तो वो हाथी जैसे ही बनेगा, वैसा ही शरीर, वैसा ही सुडौल, वैसा ही भीमकाय बनेगा। अगर मानव है तो मानव की हाइट जो 5 फीट 6 इंच होती है, 6 फीट 7 फीट होती है, उतनी ही उसकी हाइट रहेगी। उन्हीं के समान। प्रतिमान का मतलब कार्बन कॉपी, प्रतिमान का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जैसा मानव वैसा मानव, इसलिए कहा समान प्रतिमान का सिद्धांत। हर लोग क्या कहता है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो चाहे वह मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। हर लोग कहता है बिल्कुल, चाहे वो मानव जाति हो चाहे पशु जाति हो, जैसे उनके पूर्वज होंगे वैसी ही उसकी क्या होगी, संतान होगी। ये थोड़ी वृद्धि बढ़ रही इतनी बढ़ जाएगी आदमी 20 फीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित होती है। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, गोल। मानव का विकास रेखीय न होकर क्या है, चक्राकार के रूप में होता है। कैसे चक्राकार के रूप में? कैसे? जैसे एक बताओ मैं, ये मुर्गी, मुर्गी ने क्या दिया, अंडा दिया, ठीक है। अंडे से क्या निकला, चीजा निकला ना, चीजू निकला, और चीजू से वापस क्या बन गई, मुर्गी, ठीक है। तो हो गया ना चक्राकार। अंडा दिया, अंडे से बच्चा बना, चीजू बना, चीजू से मुर्गी बन गई। इसी प्रकार मानव का जन्म होता है शिशु से, शिशु से फिर क्या आता, बालक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था,
किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था। तो पूरा एक चक्कर हो गया ना ये। और जैसे ही वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था के बाद मानो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चक्र है, जन्म होगा तो मरण भी होगा, ठीक है। निश्चित अवस्था के बाद ठहराव और परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बालक हुआ, बालक में कुछ समय रुका, फिर किशोर बना, किशोर कुछ समय तक रुका, फिर युवा बना, फिर युवा से क्या बना, प्रौढ़ा बना, प्रौढ़ा से फिर क्या बना, वृद्धा बना, वृद्धा तक रुका, उसके बाद वो क्या हो गया, खत्म। यानी चक्राकार प्रगति है, प्रोसेस जो होती है वो चक्राकार होती है। संवेग का सिद्धांत, जब तक मानसिक और शारीरिक शक्ति का संयम कोऑर्डिनेट ना हो तब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता है। दोनों ही शारीरिक और मानसिक क्या है, अंतःक्रिया, दोनों ही क्या, अंतःक्रिया यानी समायोजन। शारीरिक होगा, शरीर बनेगा, तभी उसमें क्या होगा, मानसिक का विकास होगा। दोनों ही एक दूसरे की अंतःक्रिया का संबंध है, समायोजन है। अगर एक है दूसरा नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। ये नियम ये कहता है विकास की दर अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। विकास की जो प्रोसेस है वो किस पर निर्भर करती है, अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। आगे चले, सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत। बिल्कुल सामान्य, पहले व्यक्ति की हर चीज इजी होती है फिर टिपिकल हो जाती है। इजी से टिपिकल, पहले हाथों का सामान्य निर्माण होता है, फिर हाथों के विशेष विकास होता है। हाथ बनते हैं, हाथ से क्या बनती है, अंगुलियां, ठीक है। हाथ बन गए, अंगुलियां बन गई, और फिर अपनी मांसपेशियों का विकास। नवजात शिशु का आरंभ में संवेग नहीं होता, कोई हाव भाव नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्रोध, भय, प्रेम आदि प्रकट होने लगता है। यानी सामान्य से क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्टता की ओर जाता है, या इसको कह सकते हैं सरलता से जटिलता की ओर। छोटा होता था उसमें कोई संवेग नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता था उसमें क्रोध, भय, चिंता आदि का डेवलपमेंट होने लगता है। यानी सरलता से जटिलता की ओर उसका क्या होता है, विकास होता है। निश्चित पूर्व कथनीय, सही कहा कि पूर्व कथनीय। अब पूर्व कथनीय दो भागों में बांटे, देखिए। जो विकास आगे होता है उसके बारे में निश्चित कथन है। मस्तबोधमुखी का सिद्धांत, मस्तबोधमुखी का सिद्धांत ऐसे है कि पहले सिर बनता है, सिर से फिर सीना बनता है, पेट बनता है, हाथ बनते हैं, फिर पैर बनते हैं। यानी वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले मस्तिष्क के आसपास का विकास होता है, जैसे आंखों का विकास, फिर हाथों का, बाद में पैरों का विकास होता है। यानी कहने का मतलब सिर से पैरों की तरफ विकास, वृद्धि और विकास होता है, उसे कहते हैं मस्तबोधमुखी सिद्धांत। पहले मस्तिष्क का निर्माण, फिर अदर अंगों का निर्माण। एक कहता है कि केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से सिरों की ओर, ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर। पहले केंद्र का निर्माण होगा, फिर बाहर की ओर परिधि का निर्माण होगा। ये व्यक्ति है तो पहले सेंटर का निर्माण होगा, जैसे रीढ़ की हड्डी हो जाएगी, हार्ट बनेगा, रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होगा। यानी सेंटर से कहां आ गया, बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर रीढ़ की हड्डी हो गई, उसके बाद भुजाओं, हाथ व अंगुलियों का और होगा। यानी अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर का निर्माण। यानी यहाँ क्या बन गया, रीढ़ की हड्डी, फिर उसके आसपास के अंग, हृदय, फेफड़े वगैरह, फिर हाथ, भुजाएं, फिर हाथ, फिर उसकी क्या बन गई, अंगुलियां। तो अंदर से बाहर की ओर, सिर से पैरों की ओर विकास होता है। यह पूर्व कथनीय है। अब आता है कि वंशानुक्रम और वातावरण पर प्रभाव। वातावरण और वंशानुक्रम का अंतःक्रिया का नियम या सिद्धांत, जिसका जैसा वातावरण होगा उसका विकास वैसा ही होगा। अगर उसका वातावरण अच्छा है तो उसके अच्छे गुणों का विकास होगा। अगर उसका एनवायरनमेंट खराब है, वातावरण, अगर वातावरण सकारात्मक है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव है,
तो व्यक्ति के विकास क्या होगा? अच्छे गुणों का विकास, अच्छे गुणों का विकास। जैसे IAS हो, RS हो, अगर इनके सानिध्य में रहोगे तो आप भी IAS या RS बनोगे। एक पक्ष होता है नकारात्मक, एक पक्ष होता है नकारात्मक, यानी नेगेटिव। चोर डाकू, चोर डाकू जो नेगेटिव होते हैं, है ना, रूढ़िवादी। ऐसे अगर चोर डाकू के सानिध्य में रहोगे तो आप क्या सीखोगे? चोरी करना, अपराध करना, चोरी करना, अपराध करना, मर्डर करना। यानी वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के विकास पे बहुत पड़ता है। यहाँ अच्छे गुणों का विकास है रहा है, यहाँ पे बुरे गुणों का विकास हो रहा है। जो जैसी संगति में रहेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ये कहता है इन्वायरमेंट। यानी जिसका जैसा वातावरण होगा उतना ही अधिक गुणों का विकास होगा। अगर उसका वातावरण सकारात्मक है तो सकारात्मक गुणों का विकास होगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक गुणों का विकास होगा। IAS RS बड़े बड़े अफसरों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में, मास्टर के साथ में उठेगा बैठेगा तो वैसा ही बनेगा, अच्छे गुणों वाला बनेगा। चोर डाकू अपराधी के साथ बैठेगा, मवालियों के साथ बैठेगा तो वो भी मवाली ही बनेगा। यानी वातावरण जैसा वातावरण होगा वैसा ही उसके अधिक गुणों का विकास होगा। अब डिपेंड करता है कि वातावरण सकारात्मक है या नकारात्मक है। किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की ही अंतःक्रिया का परिणाम है। अगर व्यक्ति का विकास देखें तो वंशानुक्रम भी प्रभाव डालती है और वातावरण भी प्रभाव डालती है। अब देखो, एक ही माता पिता की दो संतान है, जुड़वा संतान है, ये राम है, ये श्याम है। दोनों माता पिता की एक संतान है, एक ही माता पिता की संतान है। अगर राम और श्याम को इन्वायरमेंट अलग अलग मिल जाए, एक नकारात्मक एक सकारात्मक इन्वायरमेंट मिल जाए, तो व्यक्ति का जो विकास होगा वो किसके अकॉर्डिंग हो गया? वातावरण के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब, अगर मैं कहूं कि विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा तो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। एक ही माता पिता के दो जुड़वा, लेकिन अगर उनको इन्वायरमेंट सही नहीं मिला तो दोनों में क्या होगी? भिन्नताएं पाई जाएगी। तो ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? तो वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। एक ही आयु के दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट आदि में भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब, एक जैसे व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्तियों में आकार, रंग, रूप, गुण वगैरह सब में जो परिवर्तन दिखेगा वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाएगा। यानी एक ही आयु के दो बालकों में रंग, आकार, लंबाई, वजन, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट सब में क्या पाई गई? भिन्नता पाई गई। यह भिन्नता वंशानुक्रम हो सकती है, वातावरण हो सकती है, पोषण से हो सकती है। पोषण में अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शरीर मांसपेशियां कमजोर होगी। तो उसके भिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है और पोषण भी है, खान पान भी है, आदि में अंतर का कारण है। एक आता है एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। एकीकरण से सिद्धांत बोला या पूर्ण से अंश के सिद्धांत। पहले अंगों का संचालन करना सीखता है, उसके बाद अंगों के भागों का संचालन करना सीखता है और अंत में अंगों के भिन्न भागों में समन्वय करना सीखता है। पहले बच्चा क्या होता है? देखो, पहले बच्चा पेट के बल चलता है, पेट के बल चलता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर वो घुटनों के बल के बाद फिर क्या? चलना सीखता है। उसके बाद ही वो क्या होता है? दौड़ना सीखता है। यानी एकीकरण का सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर। पहले पेट के बल चला, फिर घुटनों के बल चला, फिर धीरे धीरे चला और आज वो फर्राटेदार दौड़ लगाता है। तो हुआ ना पूर्ण से अंश की ओर। पहले वो हाथों को, पेट का, पैरों का, सबका उपयोग कर रहा था, बाद में घुटने और हाथों का उपयोग कर रहा था। फिर जब चल रहा था तो किसी की हेल्प लेके या किसी दीवार को पकड़ के चल रहा था, आज वो स्वयं चल रहा है। यानी हुआ ना पूर्ण से एकीकरण। आज ओनली फॉर पैरों से चल रहा है, पहले हाथ भी उपयोग थे, पेट भी उपयोग था, घुटने भी उपयोग आते थे। ये कहता है किसका? एकीकरण से का सिद्धांत। अब आता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक। क्वेश्चन यहां से आता है, को प्रभावित करने वाला कारक। वंशानुक्रम को 50% दे दो, वातावरण को भी 50% दे दो।
वृद्धि और विकास में सहायक है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? वातावरण का। मैंने कहा था ना आपको, वातावरण एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, और व्यक्ति का असली विकास जो करेगा वो वातावरण ही करेगा। वंशानुक्रम वंश के अकॉर्डिंग चल रहा है। इंटेलिजेंट के माता पिता इंटेलिजेंट होंगे, चोर के चोर होंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब उनका इन्वायरमेंट जैसा होगा। अगर नकारात्मक है, आईएएस का बेटा भी है तो वो चोरी करना ही सीखेगा, और चोर का बेटा है उसे सकारात्मक चीज मिल गई तो वो अफसर बनेगा। तो इन्वायरमेंट का रोल सबसे ज्यादा इसमें रहता है। बुद्धि भी व्यक्ति और विकास को प्रभावित करती है। एक जड़ बुद्धि होती है, एक प्रतिभाशाली या जीनियस बुद्धि होती है, इसमें भी डिफरेंट है। रोग, दुर्घटना, चोटग्रस्त अंगों से भी व्यक्ति के विकास को और वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर किसी को बीमारी हो गई, किसी को कोई रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको भी वृद्धि और विकास प्रभावित करेगा। परिवार, समाज, देश ये भी प्रभावित करते हैं। जैसा परिवार होगा वैसे वृद्धि और उसका विकास होगा। व्यक्ति का विकास होगा ना, जैसा परिवार वैसे उसका विकास, उसके समाज, वही देश। कुल मिला के वृद्धि और विकास में इनका इफेक्ट पड़ता है। संस्कृति, सभ्यता, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी कई हद तक व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, हार्मोन्स, बिल्कुल हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स हो जाता है व्यक्ति को, तो बहुत बड़ा मोटा हो जाएगा, एक बहुत पतला हो जाएगा, तो हार्मोन्स परिवर्तन के कारण अंतःस्त्रावी ग्रंथि में क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स में होने वाले परिवर्तन के कारण भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ा रोल पोषण का होता है, संतुलित आहार। पोषण में अगर देखो 5 तत्व होते हैं, सबसे होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को मेरेमस और क्वाशिक्योर रोग हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन व्यक्ति का क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं इसे, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। 7 यूनिट में मैंने आपको इसको पूरा अच्छा समझा रखा। अगर ये प्रॉपर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या, वो पसली जैसे रीढ़, मतलब कहते हैं ना उसकी पसले दिखाई दे रही है, और एक में ऐसा हो जाएगा उसका पेट बाहर निकल जाएगा, हाथ पैर बहुत पतले होंगे। तो पोषण भी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास हमारी क्या रही? आज हमने वृद्धि और विकास का अर्थ समझा। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें अपन ने अंतर समझा, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उनमें डिफरेंट समझा। फिर अपन ने इसके क्या पढ़े? सिद्धांत, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत या नियम। फिर अपन ने पढ़ा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वातावरण को ज्यादा प्रभावित दिया जाता है, कि वातावरण ही व्यक्ति के पूर्ण विकास करता है। तो ये अंतर अपन ने पढ़ा था, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। इस क्लास को 1 नहीं 2 नहीं 3 या 4 बार देखना, और ये नोट्सों को अच्छे से पढ़ना, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, बढ़िया पढ़ना, समझना, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन करके ही 130 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, आज की क्लास में ये समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।